डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को बेटा स्टार्ट करना था इलास्टिसिटी। ग्रेजुएशन लास्ट पीरियड में आपको कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप लोग उस पर क्वेश्चन वगैरह भी बेटा किए होंगे। बाकी हमने करवा दिया था कुछ, बाकी आपको बोला गया था क्वेश्चन और कर डालिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपनी यूनिट है वो इलास्टिसिटी है बेटा। इलास्टिसिटी, ठीक है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या होता है। देखो बेटा, मटेरियल जो होते हैं ना, जो हमारी मटेरियल्स होती हैं, उनको हम लोग इलास्टिक नेचर के बेस पर डिवाइड कर लेते हैं, इलास्टिक मटेरियल एंड प्लास्टिक मटेरियल। अब उसी में परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक वो सेकेंडरी फैक्टर है। बट दो कैटेगरी में बेसिक हम डिवाइड करते हैं, एक इलास्टिक होता है, दूसरा प्लास्टिक होता है, ठीक। अब इलास्टिक और प्लास्टिक की कंडीशन क्या होती है, इसको समझने से पहले एक थोड़ा सा हम देख लेंगे बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्योंकि इसी की वजह से जो है, या इंटर एटॉमिक फोर्सेस जिसे हम लोग कह लीजिए, जो सब्सटेंस होते हैं, जो भी किसी भी सब्सटेंस की हम बात करते हैं, ठीक है, एटम से मिलकर बेटा बना होता है। उस केस में एटम के बीच में जो होते हैं, एक एटम दूसरे एटम को एक फोर्स के द्वारा क्या करता है, अट्रैक्टेड रहते हैं। आपस में एक दूसरे से फोर्स के द्वारा क्या होता है, अट्रैक्टेड होते हैं। उसी को इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं। मतलब एक एटम का दूसरे एक एटम के द्वारा दूसरे एटम पे जो फोर्स अप्लाई होता है, उसी को हम लोग इंटर एटॉमिक फोर्सेस कह लेते हैं। और बेसिकली जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं बेटा, ये हमारा कैसा, ड्यू टू किसकी, चार्ज की वजह से होता है। जैसे एटम कोई है, उसका न्यूक्लियस होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट करता है, दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट करता है, और साथ में दो इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन भी फोर्स काम करता है। अब इसी का ओवरऑल इफेक्ट होता है कि अगर नेट अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो स्टेबिलिटी हाई होती है, और अगर नेट क्या फोर्स की वैल्यू कम हो गई, रिजल्टेंट फोर्स, तो उस केस में ऐसे सब्सटेंस की स्टेबिलिटी कम होती है। तो वहां से हम लोग दिखा लेते हैं बेटा क्या होगा कैसे होगा, इसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। इलास्टिक नेचर कैसा होगा, क्या होगा मटेरियल। तो अगर नेट इंटरेक्शन फोर्स से इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वैल्यू हाई है तो हम लोग उसमें बोलते हैं जनरली वो इलास्टिक नेचर के होंगे, अदरवाइज हमारा प्लास्टिक कंडीशन कह सकते हैं, ठीक। और दूसरी चीज, इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो होते हैं बेटा, वो एटॉमिक डिस्टेंस तक ही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर के होते हैं। तो उस केस में यहाँ पे जो हमारा मेनली हम लोग बात करते हैं वो 10⁻⁸ जो रेंज लेते हैं एटॉमिक रेडियाई का, वो 10⁻⁸ मीटर के रेंज में मेनली इनका एग्जिस्टेंस होता है बेटा, ठीक है। तो ये तो एक केस आपका हो गया क्या होता है, क्यों होता है। दूसरी चीज होती है इलास्टिसिटी। हम बात करते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है, व्हाट इज इलास्टिसिटी। तो देखो, इलास्टिसिटी आपका होता है किसी भी बॉडी पे अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इफ इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, देन इट इज कॉल्ड इलास्टिक मटेरियल, एंड इफ डज नॉट रिटेन देन इट इज कॉल्ड प्लास्टिक मटेरियल। फिर से हम समझेंगे बेटा, किसी भी बॉडी की अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिटेन करना मतलब वापस दोबारा प्राप्त करना, जिसे हम कहते हैं रिटेन करने की जो टेंडेंसी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, उसे हम कह लेते हैं इलास्टिसिटी। और ऐसे मटेरियल जिनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिटेन करने की, उसे कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल को हम लोग नाम देते हैं बेटा इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। दोज मटेरियल आर नोन एज इलास्टिक मटेरियल। तो इलास्टिक मटेरियल वे मटेरियल आपका हो गया जिनमें क्या करने की, शेप और साइज को रिटेन करने की आपकी कैपेबिलिटी होती है। अगर वो रिटेन कर सकते हैं तब तो इलास्टिक कहलाएंगे, अगर रिटेन करने की कैपेबिलिटी नहीं होती तो उससे हम प्लास्टिक कह लेते हैं, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है रिटेन करने की, इसी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या टर्म देंगे बेटा, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। उसी को आप नाम देते हैं इलास्टिसिटी कह देते हैं। जिस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम क्या देते हैं, इलास्टिसिटी कह देते हैं बेटा, ठीक है। तो एक इलास्टिक होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, प्लास्टिक होता है। कैसे होंगे क्या होंगे, इसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, इसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अब बातें आती है प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जैसे कहा, रिटेन करने की टेंडेंसी अगर पाई जा रही कैपेबिलिटी है तो इलास्टिसिटी, और अगर रिटेनिंग कैपेबिलिटी नहीं है तो ऐसे तो हम कह लेते हैं प्लास्टिक मटेरियल, और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उससे प्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक। अब कंडीशन आती है, एक परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल होते हैं, दूसरे इलास्टिक होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक में अंतर क्या है, देखो इलास्टिक वो सारे को हम कैटेगराइज करेंगे जिसपे डिफार्मिंग फोर्स मतलब जो बाहर से फोर्स, जैसे स्प्रिंग है बेटा, हम उसको खींचते हैं तो बाहर से बल लगाते तभी खींचता है ना, आप दबाते हो तो बाहर से आप बल लगाते तभी वो दबता है। तो जो बाहर से हम फोर्स लगाते हैं, ठीक, उसे कहते हैं बेटा डिफार्मिंग फोर्स।
ठीक है, इसी को विरूपक बल या जो भी कहते होंगे हिंदी में, विरूपक बल शायद बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जिसकी वजह से उसके शेप में हमारा चेंजेस हो जाती हैं, उसी को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स यानी विरूपक बल कह लेते हैं बेटा। ठीक, तो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हैं बेटा, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर जो उसमें डिफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को आपने रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिटेन कर लेते हैं, अगर वो दोबारा अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिटेन कर लेता है, तो ऐसे जो मटेरियल आपके होंगे, ऐसे जो मटेरियल होंगे, उन्हें हम लोग नाम देंगे बेटा कौन सा मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल कह देंगे। क्या कहेंगे, इलास्टिक मटेरियल। अब कंडीशन आता है परफेक्टली इलास्टिक किसे कहेंगे। परफेक्टली इलास्टिक के लिए होता है बेटा कि अगर वो कंप्लीटली, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर आपने रिमूव कर दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स को बेटा रिमूव करने के बाद, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद अगर वो कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिटेन कर लेता है, कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिटेन कर लेता है, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग कह लेते हैं बेटा क्या, कौन सा कहेंगे आप, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल कहेंगे। दोज मटेरियल, ठीक है, दोज मटेरियल आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इफ इट मेंटेन इट्स कंप्लीटली ओरिजिनल शेप एंड साइज, देन इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। अगर वो कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप और साइज को बेटा मेंटेन कर लेता है, रिटेन कर लेता है, तो उसे हम लोग परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल कहेंगे। और अगर आपका क्या कंप्लीटली रिटेन नहीं कर पाता है, तो उसे हम कैटेगराइज कर लेते हैं इलास्टिक मटेरियल पे। कर रहा है बट कंप्लीटली नहीं कर रहा है, तो उसे हम लोग कह लेते हैं इलास्टिक मटेरियल। वैसे नेचर में बेटा जनरली कह लिया जाए तो कोई भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है 100%, बट आपका एक टर्म आपने पढ़ा क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज फाइबर्स जो होते हैं या फास्फोरस ब्रॉन्जी, ठीक है, ये इनको हम लोग का क्या एज्यूम करते हैं टू बी परफेक्टली इलास्टिक। इनको लगभग कंसीडर किया जाता है कि लाइक ये परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल की तरह ये बिहेव करेंगे। इन्हीं को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, क्वार्ट्ज एंड क्या फास्फोरस ब्रॉन्जी। तो ये जो होता है इसको ट्रीट किया जाता है एज ए परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, दूसरा केस आपका होता है परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली प्लास्टिक का मतलब हो गया, जैसे बेटा परफेक्टली इलास्टिक आपने कहा कि परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल में, जो हमारे परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद वो 100% यानी कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिटेन कर रहा है, तो उसे आपने कहा था परफेक्टली इलास्टिक। ठीक, ऐसे ही परफेक्टली प्लास्टिक होता है। जब हम लोग परफेक्टली प्लास्टिक की बात करते हैं, जब हम लोग परफेक्टली किसकी बात करते हैं, प्लास्टिक की बात करते हैं बेटा, तो बोला जाता है दोज मटेरियल, ठीक है, दोज मटेरियल आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स इफ दे कैन नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल शेप, ठीक है, या दे कैन नॉट रिटेन, रिटेन तो आप छोड़ दो बेटा, ठीक है, जरा सा भी अगर ओरिजिनल शेप और साइज को रिटेनिंग टेंडेंसी उसमें नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो उस केस में हम लोग परफेक्टली प्लास्टिक कहेंगे। मतलब अगर उसमें रिटेनिंग टेंडेंसी जीरो है, सीधे कह सकते हो इफ आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स द रिटेनिंग टेंडेंसी ऑफ ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल विल बी जीरो, देन दे आर कॉल्ड परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग नाम देते हैं बेटा परफेक्टली क्या कहेंगे, प्लास्टिक मटेरियल कहेंगे। तो एक परफेक्टली इलास्टिक हो गया और दूसरा बेटा हम लोगों ने क्या कहा, परफेक्टली प्लास्टिक हो गया। ठीक है, तो एक मटेरियल को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं, दूसरा जो मटेरियल होता है उसे हम लोग परफेक्टली प्लास्टिक कहते हैं। तो क्या इलास्टिक होगा क्या प्लास्टिक होगा, इसके बेस पर आप यहाँ से दिखा देते हैं। ठीक, एक परफेक्टली इलास्टिक हो गया, दूसरा परफेक्टली क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया। यहाँ से आपका इसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बाबू। क्लियर है, चलिए, तो परफेक्टली इलास्टिक एक कहा, दूसरा हमारा हो गया परफेक्टली क्या हो गया बेटा, प्लास्टिक हो गया। ठीक है, तो कैसे होगा क्या होगा, इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, अब इसमें एग्जाम्पल क्या होता है, आपने सुना होगा पैराफिन बैग्स, जो वैक्स आपका क्या है, पैराफिन वैक्स जो होते हैं, या क्या वेट के लिए गीली मिट्टी, इसको लगभग कंसीडर किया जाता है बेटा कैसा, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। लेकिन वैसे आप याद रखेंगे कोई भी नेचर में प्रैक्टिकली, ठीक है, 100% कोई भी आपका क्या ना तो इलास्टिक होता है परफेक्टली और ना ही कोई परफेक्टली क्या होता है प्लास्टिक होता है। हम नियर अबाउट ले लेते हैं बेटा, वेरी क्लोज टू लिया जाता है कि अगर लगभग वो नहीं जरा सा भी रिटेन कर रहा है तो उसे हम लोग परफेक्टली प्लास्टिक कह लिया, और लगभग कंप्लीटली रिटेन कर लिया तो उससे परफेक्टली इलास्टिक कह लिया। तो एक परफेक्टली इलास्टिक की कंडीशन हो गई बेटा, दूसरा परफेक्टली हमारा किसका हो गया, प्लास्टिक की कंडीशन हो गई। इतनी बात समझ गया। अभी पहले थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं,
फिर आगे देखा जाता है बेटा। एक टर्म आता है इलास्टिक लिमिट। जैसे हर चीज़ की बेटा लिमिट होती है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। हर चीज़ की लिमिट होती है। कभी कभी आपको किसी से बहस हो जाता है, उसमें भी आप बोल देते हो लिमिट को क्रॉस नहीं करिए, ठीक है। लिमिट मतलब जहाँ तक हर किसी चीज़ के सहने की क्षमता होती है, उसी को हम लोग लिमिट कह देते हैं, ठीक। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे इलास्टिक लिमिट होती है, ऐसे ही यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं बेटा इलास्टिक लिमिट। तो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिक लिमिट में जब हम लोग बात करते हैं तो बोला जाता है मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स, मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, अप टू विच बॉडी आफ्टर रिमूविंग क्या, किसकी, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, रिटेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज। मतलब जहां तक मैक्सिमम वो डिफॉर्मिंग फोर्स, जब तक आपका बॉडी में उसकी प्रॉपर्टी को रिटेन करने या रिस्टोर करने की पाई जाती है, उसे हम कह लेते हैं इलास्टिक लिमिट। तो बोला गया है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, अप टू विच ये बॉडी रिस्टोर या रिटेन, दोनों टर्म यूज करते हैं बेटा, रिस्टोर और रिटेन देयर क्या प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी आर कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। उसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। मतलब कोई भी जो बॉडी आपको दी गई बेटा, मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स जितना अप्लाई कर सकते हैं, जब तक वो अपने इलास्टिक क्या प्रॉपर्टी को रिटेन करने की उसकी टेंडेंसी है, रिस्टोर करने की टेंडेंसी है, उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा इलास्टिक लिमिट। क्या कहेंगे उसे, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अगर उस लिमिट को क्रॉस कर जाता है, अगर उस लिमिट को बेटा हमारा वो क्या करते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, तो अगर लिमिट आपने क्रॉस कर गया तो उस केस में वो फिर दोबारा 100% रिटेन नहीं होगा। उस कंडीशन में दोबारा 100% आपका रिटेन नहीं होगा, तो इसके बेस पर आप दिखा देते हैं। वहाँ पे रिटेनिंग आपकी 100% नहीं होगी, तो यहाँ से इसके बेस पे आप दिखा देते हो क्या होगा, कैसे होगा, वहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक। उसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कैसे होगा क्या होगा, वहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। तो ये केस आपका हो गया बेटा, रिटेनिंग कंडीशन क्या होगी, कैसे होगी, उसके बेस पे आप दिखा देते हैं इलास्टिक लिमिट क्या होगी, ठीक। अब कंडीशन क्या होती है, जो इलास्टिक लिमिट होती है, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, एक होता है बेटा इलास्टिक लिमिट, ये किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, ये किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो इलास्टिक लिमिट होते हैं। इलास्टिक लिमिट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, ये किसी भी बॉडी की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वेयर एज इलास्टिसिटी, जो इलास्टिसिटी होती है वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो बनाया गया है। इलास्टिक लिमिट बॉडी की प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे आप स्प्रिंग लेते हो ना, एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। स्प्रिंग लेते हैं, आप देखते होंगे पेन में भी स्प्रिंग लगा होता है, देखो ये पेन है ना, इसमें स्प्रिंग लगा है, हम प्रेस कर रहे हैं तो ये बाहर निकल रहा है टिप, और फिर दोबारा किया तो बैक अंदर हो गया। ये अगर स्प्रिंग ना होता तो दोबारा ये बैक नहीं आता, ठीक है, एक बार आप प्रेस कर देते ऐसा रह जाता। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपकी क्या है स्प्रिंग है, ये इसकी इलास्टिसिटी वजह से दोबारा अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहा है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। आप देखते होंगे गाड़ियों में साका लगा होता है, गाड़ियों में क्या लगा होता है बेटा, साका लगा होता है, ठीक है। साकर में जो कंडीशन होती है रिटेनिंग टेंडेंसी, वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आप बैठे होते हैं यहाँ पे, देखो एक फिंगर से हम इसको कब कब प्रेस कर दे रहे हैं, लेकिन गाड़ी को एक फिंगर से नहीं दबा सकते हैं ना, ठीक है। इसका तो उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या मिली, ज़्यादा पाई गई, इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या पाई गई, ज़्यादा पाई गई। इसी तरह से आप कह लेते हो ट्रेन देखा होगा, ट्रेन के जो दो कंपार्टमेंट होते हैं ना, ठीक है, जहाँ से ज्वाइंट्स होता है बेटा, वहाँ पे उसको हम बफर सिस्टम कहते हैं। तो खाने वाला बफर नहीं है यार, ठीक है। एक ट्रेन का कंपार्टमेंट दूसरे ट्रेन से जहाँ टच करता है, देखो वहाँ पे एक ऐसा सिलेंड्रिकल पाइप दोनों साइड से निकली होती है, ठीक है। और वो जो होता है जब ट्रेन आपकी रुकती है तो कंप्रेस होता है, दबता है, फिर जब ट्रेन आपका क्या 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 रेस्ट मोड में आ जाता है तो फिर एक्सपेंड करता है। तो कंडीशन वहाँ पे भी स्प्रिंग लगी होती है, वो स्प्रिंग आपके दबाने से क्या, आप उसके बैठने से क्या हिलेगी भी नहीं बेटा। तो इसका मतलब वहाँ पे उसकी इलास्टिक लिमिट क्या हो गई, हाई हो गई ना। तो जो कंडीशन आपकी होती है, जो कंडीशन होती है, हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट जो है ये प्रॉपर्टी या बॉडी होती है, यानी बॉडी कैसी है, कैसी बनाई गई है, डिजाइन की गई है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो इलास्टिसिटी होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। सेम मटेरियल का इसका स्प्रिंग भी बनाया गया, सेम मटेरियल का गाड़ी का साका बनाया गया, सेम मटेरियल का बफर बनाया गया। तीनों की आपकी जो इलास्टिक लिमिट है वो आपकी क्या है, अलग अलग है। यानी कि जो प्रॉपर्टी इलास्टिक लिमिट की है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, बॉडी पे, बॉडी कैसा है, कितना मोटा है,
स्पेस में बहुत पतला होता है, गाड़ी में उससे मोटा होता है, बफास में उससे भी मोटे होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी होती हैं वहाँ पे, हमारा क्या है उस बॉडी की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। लेकिन जो इलास्टिसिटी है वो हमारी प्रॉपर्टी किसकी हो गई, मटेरियल की, किस मटेरियल से वो बनाया गया है। अलग अलग मटेरियल की इलास्टिसिटी जो होती है वो आपकी अलग अलग होती है। डिफरेंट जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनकी जो इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है बेटा वो आपकी अलग अलग होती है। कितना याद रहेगा? चलिए ठीक। एक टर्म सुना होगा आपने, इलास्टिक फैटिग। जैसे आप दौड़ते हो ना, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं मोस्टली लोग, इसमें नीट से शायद जुड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में बायोलॉजी के आप स्टूडेंट, आपको एक आता है फैटिग। फैटिग कंडीशन क्या होती है, ठीक है, जब आप दौड़ते हो ना तो आपके पैरों में, यानी पैरों में देखो थोड़ी देर के बाद जकड़न सी हो जाती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं इलास्टिक फैटिग, यानी फैटिग कंडीशन बन जाती है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में आप फिर बहुत कुछ दूर दौड़ने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है। इसीलिए जो लॉन्ग क्या रेस वाले होते हैं, लॉन्ग रेस वाले जो होते हैं वो ऐसा नहीं कि आज आपने खाया पिया खूब ताकत बनाया और एक दिन दौड़ा 5 किलोमीटर दौड़ लिया, नहीं दौड़ पाएंगे कितनी भी आपके पास एनर्जी हो। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस वाले नहीं हैं तो आपको दौड़ा दिया जाता है, आप 2 किलोमीटर दौड़ नहीं पाएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि फैटिग यानी कि जो यहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लगेगा, उसकी वजह से मसल्स में स्ट्रेन हो जाएगा और आप चल नहीं पाएंगे, ठीक। तो उसके लिए क्या होता है, इसलिए जो भी ऐसे गेम्स हैं, ठीक है, वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं लोग। रेगुलर प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं कि जो लैक्टेशन आपका, यानी कि जो वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जो फैटिक जनरेशन आपका हो रहा है वो कम हो। ऐसा नहीं कि उसमें होता नहीं है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, घटती है, ठीक है, बॉडी की कैपेबिलिटी बढ़ती है, तो वो लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू दौड़ सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, या जो भी कह लो जो वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका होता है। अब यहाँ पे टर्म क्या होता है, इलास्टिक फैटिग हम किसे कहते हैं, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए जो इलास्टिसिटी होती है, अब यहाँ पे हमें इलास्टिक फैटिग का, वो तो फैटिग कंडीशन हुआ है, इलास्टिक फैटिग की बात कर रहे हैं। जो आपकी क्या इलास्टिक प्रॉपर्टी मटेरियल की होती है वो टेम्परेरी लॉस हो जाती है, ठीक है। द टेम्परेरी लॉस ऑफ द इलास्टिक प्रॉपर्टीज, टेम्परेरी लॉस ऑफ द इलास्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ क्या, रिपीटेड, बार बार, ठीक है, अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स आप अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे, किसी बॉडी पे बार बार बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कुछ टाइम के लिए इलास्टिसिटी जो होता है वो लूज कर देता है, बॉडी में जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है वो धीरे धीरे घट जाती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग इलास्टिक फैटिग कहते हैं। वैसे भी बेटा अगर कोई भी इलास्टिक मटेरियल है, बार बार आप कंटिन्यू यूज में रखेंगे, कंटिन्यू अगर हम इसको यूज में रखते हैं ना, तो धीरे धीरे उसकी इलास्टिक नेचर जो होता है वो घटता जाता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एटलीस्ट तो सबको पता होगा, आप ठंडा के टाइम में स्वेटर पहनते हो, पहनते हैं ना, ठंडा के टाइम पे हम लोग स्वेटर पहनते हैं। जब नया नया स्वेटर लाते हैं ना, या जो भी है जहाँ पे इलास्टिक लगा हो, ठीक है, तो देखो बाजू वगैरह जो यहाँ पे होता है वो बड़ा टाइटली फिट होता है, तो बढ़िया रहता है, ठीक है। लेकिन जब 4-6 बार वो धुलाता है या वही नेक्स्ट ईयर फिर आप पहनते हो, तो धीरे धीरे इसका जो बाजू का इलास्टिक नेचर होता है, इलास्टिक उसमें लगा होता है, वो धीरे धीरे लूज हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, नहीं उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी जो हो रही है धीरे धीरे घटती जाती है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होती है आपकी, घटती जाती है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी जो बॉडी की होती है वो धीरे धीरे घट जाती है। यही कंडीशन आपकी होती है जब आप यंग होते हैं, तो आपकी स्किन जो होती है, ठीक है, देखो स्किन अभी कैसे टाइटली है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो लोग कहते हैं झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अब दादी होती अगर घर में दादा दादी हों तो आप देखेंगे उनकी स्किन क्या होती है, ठीक है, सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्टनेस उसमें आ जाती है, ठीक है। रीजन उसमें होता है उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है, इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, धीरे धीरे घट जाती है। आप लोगों ने अगर डिफेक्ट इन विजन पढ़ा होगा, डिफेक्ट इन विजन यानी कि नेत्रों में, आंखों में जो हमारी क्या होती है, दोष हो जाते हैं, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, ठीक है, खासकर ओल्ड एज, एक आता है ओल्ड एज डिजीज, ठीक है। ओल्ड एज डिजीज में क्या होता है, जो आपके आई में सीलियरी मसल्स होती हैं, आपने अगर पढ़ाया गया होगा आपको डिफेक्ट इन विजन, तो उस केस में आपको एक सीलियरी मसल के केस में बोला जाता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो आई में जो सीलियरी मसल्स होता है, जो आई लेंस के फोकल लेंथ को मैनेज करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, उसी को आप एकोमोडेशन कह लेते हैं। तो एकोमोडेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो धीरे धीरे घट जाता है। इसीलिए जब जनरली लोग बूढ़े हो जाते हैं तो ना तो क्लियरली दूर की ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं
और ना ही क्लियरली पास के ऑब्जेक्ट को दूर देख पाते हैं। रीजन उनका वही होता है कि जैसे अभी हम लोग हैं, ठीक है, या आप लोग हो, अगर कोई डिफेक्ट नहीं आपके आई में है तो चाहे पास देखना हो दूर देखना हो, हर चीज़ें हमें क्लियरली दिखाई पड़ जाती है बेटा, हर चीज़ें हमें क्लियरली दिखाई पड़ जाती हैं। लेकिन जब हमारे एक एज के बाद, ठीक है, तो उस केस में धीरे धीरे जो हमारी सीलियरी मसल्स होती है उसकी एडजस्टमेंट पावर बेटा घट जाता है, यानी कि उसकी इलास्टिसिटी घटने की वजह से जो आई लेंस होता है उसका फोकल लेंथ जो एडजस्ट होता है ना, ठीक है, वो घट जाता है। इसलिए ना तो एक एक आप दूर का देख पाते हो ना तो पास का क्लियरली देख पाते हैं। ऐसे केसेस में ऐसे लोगों को बाई फोकल लेंथ के क्या चश्मे यानी गगल्स लगाए जाते हैं, ठीक है। क्यों? कि जब उन्हें दूर देखना होता है ना तो आंखों को देखो थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे देखते हैं, और जब पास देखना होता है थोड़ा सा दबा के देखते हैं। तो आंखों को अगर कोई बुढ़े लोग हैं चश्मा लगाए ऊपर करके से देख रहे हैं तो आप ये मत कहना हमको घूर रहे हैं, वो घूरना नहीं होता। या बेटा कोई चश्मा अगर नहीं भी लगाया है और वो क्या है ओल्ड एजेस में है और थोड़ा सा आंखों कैसे कभी कभी होता है ना दीपक, तो ऐसे लोग करते हुए देखते हैं, इसका मतलब आपसे नाराज नहीं है, आपको घूर नहीं रहे हैं। मतलब बेटा वो उनकी आई जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है, आपको आपका इमेज जो है प्रॉपरली नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ठीक है, स्ट्रेन डेवलप करते हैं जिससे आपका एडजस्टमेंट हो जाए। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं, उसी को हम लोग कह लेते हैं एकोमोडेशन पावर कम देते हैं। तो जब पढ़ेंगे वहाँ पे आगे तब वो देखा जाएगा। फिलहाल अभी इतना जानते रहो। तो इलास्टिक बात हम कर रहे थे, यानी इलास्टिसिटी जैसे क्या होती है किसी भी इलास्टिक मटेरियल की धीरे धीरे डिक्रीज कर जाती है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है हमारे बेटा वो धीरे धीरे क्या कर जाती है, एज के साथ में आपका डिक्रीज कर जाती है। जो बॉडी की हमारे इलास्टिक नेचर है, ऐसे ही कोई भी इलास्टिक मटेरियल है उसकी भी हमारी इलास्टिसिटी धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं। और टेम्परेरी लॉस जो होता है उसे इलास्टिक फैटिग कहते हैं। बोला जाता है द टेम्परेरी लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू किसकी वजह से, रिपीटेड, ठीक है, डिफार्मिंग फोर्स। बार बार अगर डिफार्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वजह से जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है, क्या टेम्परेरी उसका लॉस हो जाता है, उसी को हम लोग कह देते हैं इलास्टिक फैटिग कह लेते हैं, ठीक है। तो ये तो कंडीशन आपकी होती है, क्या होता है, तो यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा, ठीक। अब कंडीशन आपका जो इलास्टिक फैटिग है, जो इलास्टिक फैटिग है, ठीक है, वो क्या उसकी वजह से क्या कंडीशन हमारी होती है, ठीक है। तो केसेस क्या जो इलास्टिक फैटिग के आपके बनते हैं, जैसे आपका ब्रिजेस, ठीक है, जो आपके पुल होते हैं ब्रिजेस आप क्या डिक्लेयर अन कैसा हो जाता है, यूजर अनसेफ कह देते हैं, ठीक है, आफ्टर ये लॉन्ग टाइम ऑफ देयर यूज। जैसे होता है आप देखा जाता है ना, जो ब्रिजेस बनाई जाती है, पुल बनाई जाती है बेटा, जो पुल बनाई जाती है उसमें आयरन वगैरह आपके पड़े होते हैं। तो एक एज के बाद वो उसको ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इस पे ज़्यादा लोड या कह लो इस पे से क्या अब ये यूजलेस हो गया है। यूजलेस होने का मतलब क्या होता है कि उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी थी बेटा ना वो खत्म हो चुकी है, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या हो गई, खत्म हो गई। अगर उससे हैवी लोडेड बॉडी, अगर उससे बेटा कोई हैवी लोडेड बॉडी पास आउट होगा तो उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। रीजन क्या होगा, जब आपका नया होता है ना, ठीक है, तो जब उसमें आयरन है जो भी मटेरियल का बनाया गया है जब डिजाइन किया जाता है बेटा तो उसमें इलास्टिक नेचर होती है। गाड़ी जाती है थोड़ा बहुत वो क्या करता है वाइब्रेट यानी जंप हो लेता है, ठीक है, उसमें इलांगेशन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। लेकिन जब वो क्या होता है पुराना हो जाता है, बहुत लॉन्ग टाइम का हो जाता है, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर वहाँ से कोई लोड पड़ेगा तो इलांगेट तो करेगा नहीं तो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ हो नॉन इलास्टिक, अब इसको हम खींच रहे हैं, ये फैल नहीं रहा बेटा क्योंकि इसमें फैलने की टेंडेंसी नहीं है, प्लास्टिक है। अब इसको अगर जबरदस्ती आप खींचोगे ना, अगर ये प्लास्टिक है तो क्या करेगा, ये टूट भले जाए लेकिन ये फैलेगा नहीं। तो ऐसे ही होता है जब इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है उनकी तो उस कंडीशन में वो ब्रेक कर जाते हैं, इसलिए उसे ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये यूजलेस हो गया है आपका, मतलब अब उसका यूज के लायक वो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपके बनते हैं बेटा, ठीक है, जहाँ पे बाद में क्या होता है उसकी इलास्टिक क्या प्रॉपर्टी जो होती है वो घट जाती है या रिड्यूस कर जाती है, खत्म हो जाती है। आगे होता है बेटा इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, एक टर्म आता है। ये सब ऐसे स्टेटमेंट टाइप के हैं, सुन लीजिए, बीच बीच में यूज में आता है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, कोई लोग को आइडिया है, सोचिए जरा। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, व्हाट इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट? कोई लोग
सुन लीजिए बेटा, देखो होता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज को आपने खींचा, जब आप खींचते हो ना, तो जितना डिले, जितने टाइम बाद वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिटेन कर लेता है, उसे इलास्टिक क्या आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। बोला जाता है द टाइम डिले इन विच, द टाइम डिले इन विच द क्या substances retain their original shape and size, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स आर कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। मतलब कोई भी बॉडी आपकी है बेटा, अगर उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया था आपने, उसको रिमूव करने के जितने समय बाद, डिले मतलब जितने बाद में, ठीक है, वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिटेन कर लेता है, उसे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। दिस इज नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इसी को हम लोग नाम देते हैं बेटा इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कह लेंगे। जितने टाइम के बाद वो अपनी क्या ओरिजिनल शेप और साइज को क्या करेगा, रिटेन कर लेगा, वो हमारा इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। तो दिस इज नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इसी को हम लोग नाम देते हैं बेटा इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कह लेते हैं। दूसरी चीज आपकी होती है सेकेंड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर आपका ये होता है, ठीक है, कि अगर जो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, जैसे हमारे मटेरियल को बांटा गया प्लास्टिक और इलास्टिक, प्लास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल। जब हम लोग बात करते हैं अगर कोई परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है, तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की टाइम वैल्यू जो होती है वो जीरो मानी जाती है। मतलब जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे, तुरंत अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिटेन कर लेता है। लेकिन जो हमारे ये परफेक्टली इलास्टिक की कंडीशन हुई, परफेक्टली इलास्टिक अगर मटेरियल होता है, तो जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू को रिमूव करेंगे, जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिटेन कर लेता है। वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज की वैल्यू को क्या कर लेता है बेटा, रिटेन कर लेता है। लेकिन जो परफेक्टली प्लास्टिक होते हैं, उनके लिए आपका क्या लिया जाता है, लॉन्ग लिया जाता है, क्योंकि वो फिर रिटेन नहीं कर पाते हैं। अगर परफेक्टली प्लास्टिक है तो इनफाइनाइट हो जाएगा बेटा, रिटेन ही नहीं करेगा। लेकिन अगर प्लास्टिक है तो थोड़ा बहुत उसमें रिटेनिंग टेंडेंसी पाई जाती है, लेकिन वो भी नहीं के बराबर मानते हैं। तो ये केस आपका होता है, यानी कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की जो वैल्यू होती है नेग्लिजिबल होती है फॉर परफेक्टली क्या इलास्टिक सब्सटेंसेस, ठीक है, और जो परफेक्टली प्लास्टिक होते हैं उसके लिए वेरी लार्ज या इनफाइनाइट आप कह लेते हैं। तो ये केस आपका होता है, क्या होगा कैसे होगा, इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये कुछ बेसिक हमारे स्टेटमेंट है, कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या होता है कैसे होता है, यहाँ से दिखा देते हैं। एक आध टर्म और आता है बेटा, जैसे कहा जाता है कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से हमारे बेटा फैक्टर्स होते हैं जो हमारा क्या, जो प्रॉपर्टी इलास्टिक होती है उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। एक सेकेंड बेटा, एक मिनट बेटा जरा सा। चलो देखो, बोला क्या जा रहा था, कौन कौन सी ऐसी क्या होती है फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से किसी भी मटेरियल की जो इलास्टिक नेचर होता है, जो किसी मटेरियल का हमारा इलास्टिक नेचर होता है वो अफेक्टेड होता है, ठीक है। इन फैक्टर्स के द्वारा इलास्टिक नेचर जो मटेरियल का होता है वो हमारा क्या होता है, अफेक्टेड होता है, ठीक। तो टर्म क्या आते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं हैमरिंग। हैमरिंग करना मतलब पीटना। किसी चीज को अगर बार क्या कहते हैं, हिट करते हैं, हैमर करते हैं, तो धीरे धीरे वो ब्रेक कर जाता है बेटा। क्या हो जाता है, उसकी ब्रेकिंग हो जाती है स्मॉलर पार्ट में, ठीक है। स्मॉलर पार्ट में क्या होता है, ब्रेकिंग हो जाती है। इसकी वजह से जो बोला जाता है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज कर जाता है। इलास्टिसिटी जो मटेरियल की होती है वो क्या होती है बेटा, हमारी इंक्रीज कर जाती है। इलास्टिसिटी की वैल्यू में इंक्रीजमेंट हो जाता है ऑन हैमरिंग, हैमरिंग करने पर, ठीक। एक कंडीशन आपका होता है, ये तो हैमरिंग हो गया, मतलब किसी चीज को अगर आपने पीटा वो टूट के पार्ट में बदल गया बेटा, छोटे छोटे पार्ट में, तो बोला जाता है उसकी इलास्टिसिटी हमारी बढ़ जाती है, ठीक। ध्यान रखेंगे यहाँ इंक्रीज कर। दूसरा होता है एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब जानते हैं, ANNEALING, एनीलिंग एक प्रोसेस होता है, शायद टर्मिनोलॉजी आपने सुना होगा। एनीलिंग क्या होता है, व्हाट इज एनीलिंग।
एनीलिंग क्या होता है बेटा, बताएंगे? देखो, किसी भी मेटल को, किसी भी मटेरियल को, किसी भी मेटल को, स्पेशली हम मेटल की यहाँ बात करते हैं बेटा, अगर हीट करने के बाद उसे स्लोली ठंडा किया जाए, दो चीज़ें होती हैं। आप बहुत ज़्यादा तो आप लोग को आइडिया नहीं होगा। देखो, जो बोलते हैं हम लोग क्या, आयरन मैन, मतलब लोहार जिसे हिंदी में कहते हैं। लोहार मतलब सीधे कह लो, जो भी लोहे को हीट करके फिर उसके डिजाइन करता है उसे लोहार बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो कास्ट हो गया, बाकी वर्किंग कोई भी कर सकता है, किसी भी कास्ट का आजकल करता है। तो जो लोहे को हीट किया जाता है, जैसे आप देखते होंगे, ठीक है, किसी भी इसका अदर शेप देने के लिए उसको हीट कर लेते हैं, तो हीट करते हैं। हीट करने के बाद दो कंडीशन होती है। अगर आपको उस मटेरियल को सॉफ्टनिंग करनी है, यानी सॉफ्ट बनाना है, तो उस केस में उसको हम स्लोली कूल करते हैं। स्लोली क्या करते हैं, कूल करते हैं, मतलब गर्म कर दीजिए, गर्म करने के बाद ऐसे रख दिया दिमाग में, धीरे धीरे वो ठंडा हो, धीरे धीरे ठंडा हो। तो जब धीरे धीरे ठंडा होता है बेटा, तो उसे प्रोसेस को हम एनीलिंग कहते हैं। यानी कि किसी मटेरियल को, किसी मेटल को, ठीक है, हीट करने के बाद उसको स्लोली अगर कूल करते हैं, तो इसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा एनीलिंग कह लेते हैं। और जो एनीलिंग होती है, इसकी वजह से जो इलास्टिसिटी मटेरियल की होती है वो लूज हो यानी घट जाती है। एनीलिंग की वजह से जो इलास्टिसिटी मटेरियल की होती है बेटा वो डिक्रीज करती है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। ड्यू टू एनीलिंग, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल डिक्रीजेज, हैमरिंग से इंक्रीज, एनीलिंग से हमारा डिक्रीज कर देता है। ठीक है, और एनीलिंग होता क्या है, किसी भी मेटल को हीट करके उसको अगर स्लोली कूल किया जाता है, किसी मेटल को हीट करके बेटा अगर स्लोली उसे हम लोग क्या करते हैं, कूल करते हैं, तो उसी को हम लोग एनीलिंग कहते हैं। ठीक है, हीट करके स्लोली क्या करना, कूल करने की जो प्रोसेस होती है उसी को टर्म क्या देते हैं हम लोग, एनीलिंग कह देते हैं। दिस इज नोन एज एनीलिंग। तो एनीलिंग हो गया हीटिंग ऑफ द मटेरियल एंड देन आफ्टर कूलिंग इज टर्म्ड एज एनीलिंग। तो उसी को टर्म हम लोग देते हैं कौन सा, एनीलिंग कह देते हैं। क्लियर है इतना? तो ये तो केस आपका हो गया, ये तो कहानी हमारी हो गई किसकी, एनीलिंग की क्या होती है। दूसरा होता है, तो एनीलिंग करने पे आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज कर रही है, ध्यान रखेंगे। अगला होता है टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो वैल्यू होती है वो घट जाती है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो वैल्यू होती है वो घट जाती है। तो उस केस में क्या कहा जाता है कि जो अगर आप इलास्टिसिटी मटेरियल की होगी वो जनरली टेम्परेचर राइज करने पे डिक्रीज करता है। भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस घटेंगे तो इलास्टिक नेचर हमारा घटेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल डिक्रीजेस, यानी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल विल बी डिक्रीजेज। इलास्टिसिटी जो मटेरियल की होती है वो टेम्परेचर को राइज करने के साथ साथ हमारा डिक्रीज करता है। टेम्परेचर को राइज करने के साथ साथ क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। तो इसके बेस पर हम दिखा देते हैं बेटा, इसके बेस पर हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कि इलास्टिसिटी जो मटेरियल की होगी वो टेम्परेचर को राइज करने के बाद साथ साथ वो डिक्रीज कर जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो ये तो कंडीशन आपकी हो गई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ कंडीशन बनती है। इलास्टिसिटी ऑफ इनवर स्टील, इनवर स्टील मतलब एलॉय होता है, डज नॉट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। तो जो इनवर स्टील होता है, ठीक है, इनवर स्टील जो होता है ये एलॉय होता है बेटा, इसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ हमारी चेंज नहीं होती है। तो ध्यान रखेंगे, नॉर्मल केस में जो मेटल हमारे होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं, टेम्परेचर राइज करने के साथ साथ उनकी इलास्टिसिटी जो होती है वो घटती है। लेकिन जो आपका क्या होता है, इनवर स्टील होता है, ये एलॉय आपका है बेटा, ठीक है, इसकी जो आपका क्या होता है, इलास्टिसिटी होती है वो टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ चेंज नहीं होती है। इसीलिए ऐसे जगहों पे, ऐसे जगहों पे जहाँ पे आपको हीटिंग कूलिंग की बात होती है और किसी डिवाइस को हमें बनाना होता है, वो जनरली हम लोग इनवर स्टील का बनाते हैं। ठीक है, जिससे आपका उसके टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ उसकी लेंथ वगैरह में कोई चेंजेस ना आए, इलास्टिसिटी उसकी क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक, तो ये तो केस आपका हो गया, क्या होता है कैसे होता है वहाँ से दिखा देते हैं। और अगला इफेक्ट हम लोग अगर बात करते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो होता है बेटा इम्प्योरिटी। जो इम्प्योरिटी अगर किसी मटेरियल में है तो इलास्टिसिटी जो होती है वो इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है।
बोला जाता है ड्यू टू इम्प्योरिटी इन द मटेरियल। अगर मटेरियल में आपकी इम्प्योरिटी मिक्सअप कर दी जाती है, इम्प्योरिटी मिला दी जाती है, तो उसकी जो इलास्टिसिटी होती है बेटा मे बी इंक्रीजेज मे बी डिक्रीजेज। इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल मे बी इंक्रीजेज मे बी डिक्रीजेज ऑन इंट्रोड्यूसिंग द इम्प्योरिटी। अगर उसमें इम्प्योरिटी को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ क्या, किस पे, इम्प्योरिटी, कौन सा मटेरियल आपने उसमें मिलाया है, उसके नेचर के बेस पे उसकी वैल्यू घट या बढ़ सकती है। अगर उससे मोर इलास्टिक आपने मिला दिया तो क्या इम्प्योरिटी मिलाने पर इलास्टिक नेचर बढ़ जाएगा, उससे लेस इलास्टिक बना दिया तो घट जाएगा यार, ठीक है। या कह लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, अगर आपको इम्प्योरिटी मिलाने बढ़ रही है तो वहाँ पे इलास्टिक नेचर बढ़ जाएगा, अगर इम्प्योरिटी मिलाने घट रही है तो हम कहते हैं इलास्टिक नेचर घट जाएगा। तो ये केस आपका होता है, क्या होगा कैसे होगा, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैसे होता है। अब एक चीज आपने देखा होगा बेटा, जैसे जो गटर्स वगैरह बनाए जाते हैं, ऐसे सुन लीजिए फिलहाल आगे फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे जो गटर्स वगैरह बनाए, गटर मतलब जानते हो ना, एंगल, एंगल यहाँ पे तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा है, चलिए फिलहाल जो एंगल वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक, उस कंडीशन में क्या होता है, आप देखो जनरली वो कैसा आई शेप का बनाया जाता है। ऐसे एंगल जो बनते हैं ना, गटर जिसे कहते हैं, एंगल मत बोलो, गटर जिसे कहते हैं, इसका शेप समथिंग आई शेप का बनाया जाता है। ऐसा कुछ डिजाइन उसका रखा है, ये फ्रंट हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस डिजाइन का बनाया जाता है। या आप देखते होंगे आजकल बीम की जो डिजाइनिंग होती है बेटा, जो हम लोग बीम की डिजाइन करते हैं, बीम मतलब तो घरों में आपका बिल्डिंग बन रही है, जैसे बिल्डिंग बनी है, तो इसमें जो बीम की डिजाइनिंग होती है, तो बीम का जब भी डिजाइन किया जाता है ना, एक चीज आपने देखा होगा कि इसकी ऊंचाई जो होती है, हाइट जो होती है, वो हमेशा विड्थ से ज्यादा रखा जाता है। जैसे मान लो इस तरह से बीम आपकी बनी हुई है, समथिंग जो भी होगा आगे, तो ये जो बीम होगा ना, जिसकी जो चौड़ाई होती है, विड्थ होता है, चौड़ाई की तुलना में जो ऊंचाई होता है, ये हमेशा क्या रखा जाता है बेटा, ज्यादा रखा जाता है। जितना आपका क्या, इनका कंडीशन क्या होगा, चौड़ाई, ठीक है, और ऊंचाई के बेस पे ही हमारी उसकी स्टेबिलिटी या कह लो उसमें डिप्रेशन की बात को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उस केस में कंडीशन क्या होते हैं, ठीक है, इतनी चीज़ों पे, जैसे मान लो कोई भी आपका क्या बीम आपने बनाया और उस पर अगर लोड आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके बीच में लोड अगर आपने बीच में अप्लाई किया तो नीचे में दबेगा ना, कंप्रेस होगा, तो कितना उसमें कंप्रेशन होगा, कितना वो दबेगा, कितना आपका वहाँ पे डिप्रेशन आपका होगा, वो चीज़ जो होती है वो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा। जैसे एक सेकेंड आप होल्ड रखिए, हम देखते हैं अगर कुछ ऐसा आइटम मिल जाता है तो फिर बताते हैं आपको। देखिए ये है, हमने कुछ मिल गया ऐसा आइटम। तो बोला क्या जा रहा है, ये सपोज क्या है, हमारा क्या बीम बनाया आपने, ऐसे बनाया, ठीक। तो इस केस में जो बीम हम डिजाइन करते हैं बेटा ना, तो हमेशा जब डिजाइनिंग की जाती है तो उसकी जो चौड़ाई होती है, थिकनेस, इसकी जो हाइट होती है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये ज़्यादा रखा जाता है इसकी तुलना में, ये आपकी ज़्यादा होती है। तो अगर इस पर हम लोड ऐसे अप्लाई करें ना, लोड अप्लाई करें, जैसे अगर मान लो यही है, सेम इसी मटेरियल, यही मान लो एज ए बीम है, अगर अब ऐसे आपका बीम डिजाइन आपने किया है और आपने लोड अप्लाई किया, इसके झुकने यानी मुड़ने के बीच में बेंड होने के चांसेस कम होंगे। अगर इसी सेम मटेरियल का, सेम थिकनेस का बीम आपने ऐसे डिजाइन कर दिया और फिर उतना ही लोड अप्लाई करेंगे ना, तो इसके बीच में झुकने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। मतलब उसमें डिप्रेशन जो होगा, उसमें दबाव यानी झुकाव जो नीचे बीच में आएगा, ठीक है, उसी को हम डिप्रेशन कहते हैं, वो ज्यादा हो जाता है। और ये जो होता है, ये डिपेंड करता है बेटा कई फैक्टर पे। एक, इस पे कितना वेट आप अप्लाई कर रहे हो, उस पर हम कितना वेट अप्लाई कर रहे हैं, उस चीज में आपका वहाँ पे डिप्रेशन जो होगा वो उस पर डिपेंड करेगा, एक चीज। दूसरा कंडीशन, ये जो मटेरियल है जिसका ये बनाया गया है, ठीक है, इसका यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, इसके लिए आपका यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, या मॉडुलस, ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यंग मॉडुलस जो होगी वो मॉडुलस ऑफ यानी कि उसकी इलास्टिक नेचर को रिप्रेजेंट करेगा, डिसाइड करेगा। तो वहाँ पे क्या हो गया कि उसका इलास्टिक नेचर कितना होगा, यानी यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी होगी उस पर डिपेंड करता है। एक तो लेंथ पे डिपेंड किया, वेट पे डिपेंड किया, ठीक, हमने अभी वेट कहा था, वेट जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा झुकने के चांसेस होंगे। यंग मॉडुलस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बेटा, उसको झुकने के चांसेस उतने कम होंगे, ठीक। इसीलिए आप देखते होंगे मार्केट में आयरन आता है, लोहा, आयरन जो आते हैं कई रेट में आते हैं बेटा। कुछ आपको आयरन ऐसे मिलेगा जो 6 साढ़े 6 हज़ार रुपये कुंटल मिलता है,
कुछ ऐसे मिलता है जो 4,000 रुपये कुंटल भी मिल जाए, कुछ 5,000, 4,500 अलग अलग रेट में मिलते हैं। ठीक है, तो वो जो आपका अलग अलग रेट है वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, उसकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, कौन मोर इलास्टिक है कौन लेस इलास्टिक है। जो जितना लेस इलास्टिक होगा वो उतना सस्ता होता है, वो उतना हार्ड होता है। यानी जो हार्ड आयरन होगा ना वो जनरली चीप मिलता है, यानी सस्ता मिलता है। ठीक है, जो सॉफ्ट वाले होते हैं वो जनरली महंगे होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं जितना टाइट रहेगा उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। ऐसा नहीं बेटा, उल्टा होता है। जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना ही स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि उस पर लोड अप्लाई करने को फ्लेक्सिबल होगा, दबेगा फिर अपने को रिटेन कर लेगा। लेकिन अगर ये हार्ड है ना, आपने लोड लगाएंगे तो वहीं से टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। इसीलिए वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी को कंसीडर किया जाता है, ध्यान रखा जाता है क्या होता है। ठीक है, उसके बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कैसे होगा क्या होगा। सुनो, तो वहाँ पे डिप्रेशन, जैसे मान लो यही हमारा कोई है, कोई गटर है, कोई पिलर है, तो रिबीम है, अगर इसमें देखा जाए कि तो कितना वहाँ पे डिप्रेशन, एक तो वेट पे डिपेंड करेगा, दूसरा एंग मॉडुलस, वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, एंग मॉडुलस के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। एंग मॉडुलस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे डिप्रेशन कम होगा, एंग मॉडुलस कम होगा बेटा डिप्रेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी। तीसरा इसकी लंबाई पे भी डिपेंड करेगा बेटा, कितना लंबा है। जैसे सेम मटेरियल का है, इतना छोटा है आपको दबाना मुश्किल होगा, और छोटा होगा और कम ये झुकेगा, और बड़ा ले लो तो ऐसे लटको तो देखो नीचे की तरफ वो दब जाएगा। तो लेंथ के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, लंबाई के क्यूब, कितना उसमें बीच में झुकाव होगा, डिप्रेशन होगा, वो लेंथ के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, और दूसरा जो इसकी विड्थ है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। और जो यहाँ पे हाइट है, हाइट जो आप ले रहे हैं इसकी मोटाई, थिकनेस, ठीक है, इसके क्यूब के भी इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक, लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शन, हाइट के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो अगर कहा जाए डिप्रेशन, जैसे एक सिंपल सा हम बना दे बेटा, आज तो यही सब हो जाएगा टाइम। देखो जैसे आपने लिया एक बीम लिया, ठीक है, मान लो सिंपल सा हम डिजाइन कर लेते हैं। समथिंग दिस है। अब ये दोनों को हमने एक सपोर्ट लगा दिया बेटा, दोनों साइड से आपने सपोर्ट लगा दिया, यहाँ से एक लोड अप्लाई किया W। जब लोड अप्लाई करेंगे ना तो ये नीचे की तरफ क्या करेगा, इसमें डिप्रेशन होगा, यानी झुकाव आएगा, ये झुकेगा। मान लो आपका इस तरह से झुका, तो ओरिजिनल साइज से जितना ये झुक रहा है इसी को हम लोग डेल्टा से दिखा दे रहे हैं। इसे दिखा दे बेटा डेल्टा से। मान लो इसकी लेंथ आपका L है, इसकी विड्थ चौड़ाई जो है वो V है, और हाइट को D से दिखा दिया गया। इसकी हाइट जो है, वर्टिकल हाइट जो है वो D से दिखा दिया गया। तो बोला जाता है कि इसमें जो डेल्टा होगा, जो डिप्रेशन उसमें डेवलप होगा, ये डेल्टा है बेटा। जो डिप्रेशन डेवलप हो रहा है, डिप्रेशन डेल्टा की वैल्यू कितने पे डिपेंड करेगी। तो जो डिप्रेशन यहाँ पे होगा ना, डिप्रेशन डेल्टा की वैल्यू देखो, एक तो लेंथ जितना ज़्यादा होगा डिप्रेशन बेटा उतना ही ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा उस पर वेट अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन होगा। तो कंडीशन हमारी जो बन रही है, वेट W mg, हमने ये वेट आपका W अप्लाई किया इंटू L क्यूब। लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसमें झुकने के चांसेस जो होंगे, डिप्रेशन होने के चांसेस उतने बेटा क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, ठीक, और अपान जो वैल्यू आती है 4 इंटू गामा, गामा होता है बेटा यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, ये आगे भी बताया जाएगा, यंग बल्क मॉडुलस। और बी मतलब इसकी चौड़ाई, ये विड्थ जो है, चौड़ाई जो है, विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शन। और डाई, ये जो है आपका हाइट जिसे कह लो या डी कह लो, ये हाइट वर्टिकल हाइट, ये वाला हमारा डी से दिखा दें बेटा, इसके क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। यानी हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे डिप्रेशन की वैल्यू कम होगा। लंबाई जितनी ज़्यादा होगी डिप्रेशन उसमें उतना ज़्यादा डेवलप होगा। एंग मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा उतना डिप्रेशन कम होगा बेटा। इसकी थिकनेस जितनी चौड़ाई ज़्यादा होगी उतना आपका क्या होता है कि यहाँ पे डिप्रेशन कम होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि आप बहुत ऊंचा बना दो और बहुत पतला बना दो, बैलेंसिंग भी तो होनी चाहिए ना। ठीक, बैलेंसिंग भी हमें रखनी है, इसलिए चौड़ाई भी एक सफिशिएंट क्वांटिटी में हम रखते हैं। ऐसा नहीं होता, आप बीम डिजाइन जो होता है आप देखते होंगे उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई थोड़ी कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पतला बीम की ऊंचाई 4 फीट कर दिया और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर कर दिया, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं।
उसका भी एक पर्टिकुलर हमारा क्या होता है, स्ट्रेंथ जो होता है बी और डी दोनों पे डिपेंड करता है, यानी कि उसकी थिकनेस भी होनी चाहिए, थिकनेस भी आपकी क्या होनी चाहिए, तब उसके बेस पर हम यहाँ से डिसाइड करते हैं क्या होता है। तो ये तो फिलहाल हो गया, कोई बेटा गटर है तो उस केस में कितना उसमें डिप्रेशन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये चीज़ें हम लोग दिखा देते हैं। तो ये तो आज की कहानी हो गई बेटा, मेनली हमारा क्या क्या इलास्टिक मटेरियल होते हैं, कैसे होते हैं, क्या उनका यूजेस हम लोग करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया क्या होंगी कैसे होंगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बेटा इसमें जो अपना मेन पोर्शन जहाँ से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट तो वहीं से हुआ है, लेकिन अब जो मेन पोर्शन हमारा यहाँ पे आता है, एक टर्म आता है बेटा स्ट्रेस, एक स्ट्रेस आता है, एक स्ट्रेन होता है। ठीक है, और फिर इसकी हम लोग अलग अलग कैटेगराइजेशन करते हैं। तो कोई लोग बताएंगे बेटा स्ट्रेस क्या होता है, एक बार दिमाग लगाइए, थोड़ा सा आज देख लेते हैं, बाकी कल देखेंगे। स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या होता है? देखो, जब किसी बॉडी पे बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है, किसी बॉडी पे जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो बोला जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? स्ट्रेस कह लेते हैं। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है उसे हम लोग टर्म देते हैं बाबू, स्ट्रेस कहा जाता है। क्या कहेंगे उसे हम लोग? स्ट्रेस कह लेते हैं। अब कंडीशन क्या हो रही है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। जो स्ट्रेस होता है, फार्मूला लिखते हैं स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एफ बाई ए। स्ट्रेस को हम लोग लिखते हैं फोर्स बाई एरिया, दैट इज एफ बाई ए जो होता है उसी को आप स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेस जो हो गया, ये बातें समझ में आ गई भैया? चलिए, तो इसीलिए सुन लीजिए एक चीज और, इसीलिए जो पुल डिजाइन किए जाते हैं ना, वो बीच में सपोर्ट लगा दिया जाता है बेटा। ऐसा नहीं कि 5 किलोमीटर का एक पिलर इधर लगा दिया, एक पिलर इधर, उसके बाद पूरा क्या कर दिया, बना दिया। उसकी भी एक लिमिट होती है कि उतना मैक्सिमम डिस्टेंस तक हम बनाते हैं। जैसे घर बनाते हैं ना, तो जो घर आप बनाते हो, थोड़ा सा सुन लीजिए इस पे, जो घर आप बनाते हैं तो उसमें जो बीम पड़ती है, बीम जो होती है, ठीक है, अब ये नहीं कि आपका 10 बाई 10 का कमरा है तो भी बीम आप 2 फीट नीचे लटका दीजिए, और अगर आपका 100 फीट लंबा आपका है तब भी आप क्या बीम को कितना उतना ही रखिए। इसीलिए आपका जब आप देखते होंगे जहाँ बड़े बड़े हॉल होते हैं, जब हॉल बड़े बड़े होते हैं, बीच में कोई सपोर्ट नहीं होता, पिलर बीच में अगर नहीं देना है, ठीक है, जैसे जहाँ जनरली कमर्शियल जो कमर्शियल जो आपके क्या हॉल्स वगैरह होते हैं, मैरिज पार्टी वगैरह हॉल वगैरह जिस टाइप का जो बनाए जाते हैं, तो बीच में सपोर्ट नहीं देते बेटा। तो जब बीच में सपोर्ट नहीं देते हैं ना, तो उनकी जो बीम होती है ना, उतनी ही ज़्यादा आपका क्या होता है, वो ज़्यादा डीप बनाई जाती है। ठीक है, उतनी ज़्यादा आपकी उसकी क्या होती है, लंबाई चौड़ाई रखी जाती है। ठीक है, और आप क्या करते हैं, अगर आपका बीम उससे क्या इनसफिशियंट है तो उसके ब्रेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके ब्रेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ें आपकी होती है कि उस बिल्डिंग में कितनी पब्लिक क्या है, वहाँ पे गैदरिंग है। अगर पब्लिक प्लेस है तो वहाँ पे बीम को बहुत स्ट्रांग रखा जाता है। अगर नॉर्मल आपका घर है तो उस कंडीशन में आप बीम नहीं डालते तो भी काम चल जाता है। मतलब अगर मान लो 10 बाई 15 का आपका कमरा है, बीच से आपने कोई बीम नहीं डाला तो भी आपका दीवार की हेल्प से इतना काम चल जाता है। लेकिन अगर आपका क्या है, कमर्शियल पर्पज से यूज़ करते हैं तो उसके सपोर्ट के लिए आपको बीम डालना पड़ता है। अगर कमर्शियल पर्पज से उसको आपको यूज़ करना है तो उसके सपोर्ट के लिए बेटा आपको बीम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और उतना ही ज़्यादा आपका बीम का क्या डिप वगैरह होता है, जितना आपका क्या होता है वहाँ पे दूरी, दो सपोर्ट के बीच की, दो पिलर के बीच की या दो वाल के बीच की जितनी ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा होती है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे डिजाइन करते हैं, कैसे होगा क्या होगा, इसके बेस पे बेटा आपकी डिजाइनिंग हो जाती है। इतना क्लियर है? चलिए फिलहाल तो हम लोग बात करते हैं बेटा स्ट्रेस की, थोड़ा सा आज देख लेते हैं, बाकी फिर कल देखेंगे। स्ट्रेस, ठीक, जनरल कंडीशन में स्ट्रेस जो होता है, बोला जाता है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है,
तो फोर्स अपान एरिया का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा स्ट्रेस कह लेते हैं। तो स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो एफ बाई ए के बराबर होता है, फोर्स अपान एरिया। फोर्स अपान क्या कहते हैं, एरिया। तो जनरल जब हम लोग फार्मूला लिखते हैं बेटा स्ट्रेस का, तो बोलते हैं जो स्ट्रेस आपका होता है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस आपका जो हो गया एफ बाई ए के क्या होता है, बराबर होता है। फोर्स बाई जो एरिया होता है उसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस जो हो गया, स्ट्रेस विल बी इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स और एरिया का जो रिलेशन होता है, रेशियो होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहते हैं, ठीक। तो स्ट्रेस हो गया, फोर्स और एरिया का जो रेशियो आपका होता है उसी को नाम देते हैं हम लोग बेटा स्ट्रेस कह लेते हैं। यूनिट अगर लिखेंगे बेटा, तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन लेते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट अगर आप लेते हैं बेटा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। दूसरा होगा अगर आपका इसका डायमेंशन लेते हैं, तो डायमेंशन की जब बात करेंगे तो फोर्स का होता है बेटा एम एल टी के पावर -2 अपान एरिया का होता है एल स्क्वायर। जब ये ऊपर आप शिफ्ट करोगे तो आ जाएगा बेटा एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। तो इसका जो आपका क्या हो गया, स्ट्रेस का डायमेंशन हो गया वो एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 हो गया, ठीक। तो ये केस आपका हो गया, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपान एरिया का रेशियो को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। इसके फार्मूला हो गया एफ बाई ए, यूनिट ऐसा ही हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपको क्या है सीजीएस यूनिट लेंगे तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे। डायमेंशन जो होगा वो हो गया एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, एम एल के पावर -1 टी के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यूनिट और डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, उसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई आपकी। चलिए आगे हम लोग क्या देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट हम लोग क्या देख लेते हैं। ठीक, तो ये तो कंडीशन आपकी हो गई, स्ट्रेस क्या होगा, कैसे होगा, यूनिट डायमेंशन हम लोगों ने देख लिया। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। जब टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के करीब कितने प्रकार होते हैं, इसको हम पहले बेसिकली दो, एक नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है बेटा और एक हमारा शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। एक हम लोग कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। एक आपका होता है नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक। और दूसरा हमारा होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल, और इसी को शियर स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस है बेटा STRESS, शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब नॉर्मल में भी दो कैटेगरी हम लोग बांट लेते हैं, एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक होता है बल्क स्ट्रेस। एक को हम लोग कहते हैं बेटा ना क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरे को कहते हैं बल्क स्ट्रेस। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, बाकी फिर कल करेंगे बेटा। तो नॉर्मल को दो कैटेगरी में बांट लिया, नॉर्मल की दो कैटेगरी हो गई, एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और इसका बी होता है, इसे कह लेते हैं हम लोग क्या, कैसा, जब आपका बालून स्ट्रेस कह लिए या बल्क स्ट्रेस भी कह लेते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका जो होगा, एक नॉर्मल स्ट्रेस की कंडीशन में लॉन्गिट्यूडनल कह लिया, दूसरा बालून स्ट्रेस कह लेते हैं या बालूमेट्रिक स्ट्रेस भी कह लेते हैं, बालून स्ट्रेस। इसी बालून स्ट्रेस का दूसरा नाम होता है बल्क, क्या कहते हैं, बल्क स्ट्रेस भी कह लेते हैं, ठीक है, BULK। इसी के बेस पे बल्क मॉडुलस अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। देखो लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं, पहला हम लोग लिख लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक। हम बात करते हैं पहला बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है बेटा, उसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल की कंडीशन क्या होता है, अगर कोई भी हमारा वायर है,
कोई भी आपका रॉड शेप की बॉडी है, अगर लॉन्गिट्यूडनली उस पर फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो उस केस में फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। जैसे मान लो ये वायर है बेटा, एक साइड फिक्स कर दिया, ठीक, इस पे आपने फोर्स लगाया और इसका एरिया जो है वो ए है, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी बेटा वो एफ अपान ए के बराबर हो जाएगा। अगर फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनली अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी बॉडी पे, तो उस कंडीशन में ऐसे स्ट्रेस को हम लोग टर्म देते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, जो आपकी ये फोर्स आपका इसी को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, तो जो डिफॉर्मिंग फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बेटा वो पैरेलल टू द क्या है, लेंथ, ठीक है, किसके, लेंथ के हमारा क्या होता है बेटा, पैरेलल होता है, और उसकी वजह से आपका लेंथ में अगर आपका क्या हो रहा है, पैरेलल टू द लेंथ है, तो उस कंडीशन में लेंथ में हमारा इलांगेशन होता है, और जब इलांगेशन होगा तो उसी को रेशियो जो आपका होगा, जितना इलांगेशन है ओरिजिनल लेंथ के रेशियो को हम लोग अभी पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कह लेंगे या लीनियर स्ट्रेन कह लेंगे। तो वो केस आपका होता है, वहां से हम दिखाएंगे क्या होता है। तो ये हो गया बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यूनिट डायमेंशन हमारा कोई भी स्ट्रेस लेते बेटा वही रहता है, यूनिट डायमेंशन हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, ठीक है, तो इस केस में जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो लेंथ की जो वैल्यू हमारी बॉडी अगर है, हम अलॉन्ग द लेंथ लेते हैं तो वैल्यू लेंथ की हमारी इंक्रीज करती बेटा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर आप अपोजिट टू द लेंथ कर रहे हैं तो उस केस में आपका डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे आप किसी खींच रहे हैं तो बढ़ेगा, दबाएंगे तो क्या करेगा, घटेगा। फिलहाल ये तो बात अलग है, वो डिपेंड करता है कैसे आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, बट जो भी होगा हमेशा रेशियो फोर्स पर यूनिट एरिया का ही होता है। जैसे मान लो ये रॉड है, इसी को ले लेते हैं हम लोग, ये आपका रॉड है, मार्कर है, आपने इस हिसाब से फोर्स अप्लाई किया बेटा, तो जितना फोर्स अप्लाई किया, जितना इसका क्रॉस सेक्शन, इस एरिया को नहीं लेंगे, ध्यान रखेंगे, ये एरिया नहीं होता, जिस सरफेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके एरिया को आप लेते हो, उसका जो एरिया होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है उसे हम लोग कह लेते हैं बेटा वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कह लेंगे, ठीक है। तो ये केस आपका हो गया, यहाँ से दिखा दिया क्या होता है, कैसे होता है। दूसरा होता है बेटा बल्क। बल्क में कंडीशन क्या होती है, ठीक है, जब बल्क यानी कि या वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या होता है कि हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं ना वो सारे साइड से आपका होता है, वहाँ पे जो फोर्स का अप्लाई किया जाता है वो सारे साइड से होता है, पूरा सरफेस को वहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेस जब कहेंगे बेटा ना, तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ये बी पॉइंट था वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस। मान लो कोई बॉडी है, ऐसे हम ले लेते हैं, अब इस पे आपने फोर्स अप्लाई अंदर से करिए चाहे बाहर से करिए, बाहर से करेंगे तो बेटा कंप्रेशन होगा, अंदर से करेंगे तो इलांगेशन होगा। आपने फोर्स अप्लाई करा, मान लो इसका एरिया ए है, फोर्स आपने एफ अप्लाई करा, एरिया आपका कितना इसका है, ए है, पूरा सरफेस एरिया की वैल्यू मान लिया ए है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये स्फीयर है, नॉट क्या सर्किल, स्फीयर है, किसी स्फीयर पे बाहर से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अपॉन एरिया, टोटल एरिया लेंगे आप, ठीक है, उसका जो रेशियो होता है उसे को हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस कह लेते हैं, दिस इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी फार्मूला वही आएगा, क्या, वॉल्यूम स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी, यहाँ भी रिलेशन हमारा यह बाई ये होगा, लेकिन इसी को हम लोग यहाँ पे प्रेशर भी कह लेते हैं, दिस इज नो आल्सो नोन एज प्रेशर। अरे एफ अपॉन टोटल एरिया, का टोटल एरिया ले रहे हैं ना बॉडी का, तो उस केस में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आल्सो प्रेशर कह लेते हैं। तो यहाँ पे एफ बाई ये जो होता है बेटा वो प्रेशर के हमारा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, इसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू द प्रेशर, जो प्रेशर हमारा है उसके हमारा बराबर हो जाता है। तो इसके बेस पर आप दिखा देते हैं क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। इसके बेस पर आपका क्या होगा बेटा, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कैसे होगा क्या होगा, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसे हम लोग कह लेते हैं बेटा वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम स्ट्रेस कह लेते हैं। और तीसरा कंडीशन आपका होता है, तीसरा जो कंडीशन आपका होता है, एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो वॉल्यूम स्ट्रेस आपका होता है, ठीक है, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में पाया जा सकता है, वॉल्यूम स्ट्रेस सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में पाया जा सकता है, लेकिन जो आपका क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है केवल सॉलिड में ही पाया जाता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी डिजाइन किया जा सकता है बेटा, ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस में भी एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है, ऑल थ्री, बट क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ओनली एग्जिस्ट इन द किसमें, सॉलिड।
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है वो खाली सॉलिड में होता है, खाली सॉलिड के लिए पाया जाता है, जबकि जो बालून स्ट्रेस होता है वो सॉलिड, लिक्विड और किसमें, गैस, तीनों के लिए पाया जा सकता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए पाया जा सकता है। तो उसके बेस पे आप यहाँ से दिखा देते हैं क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा, वहाँ से आप डिसाइड कर लेते हो। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये चीज़ें आपकी हो गई, इसके बेस पे आप यहाँ से दिखा देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारा होता है बेटा शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में हम थोड़ा ऐसा समझा देते हैं, बाकी कर ले बताते हैं आपको। शियर स्ट्रेस में क्या होता है कि जैसे आपका कोई ऐसा क्यूबिकल बॉडी है, उसके एक सरफेस को, जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है उसको फिक्स कर देते हैं, अपर सरफेस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके वजह से नीचे वाला सरफेस तो फिक्स है, अपर सरफेस आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से जो आपका वहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होता है उसे हम लोग शियर स्ट्रेस कहते हैं। फार्मूला रिमेन्स सेम है भाई। ये एरिया जो लेंगे बेटा वो जिस सरफेस पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसका एरिया लिया जाता है, ध्यान यही देना है। जैसे अगर क्यूबिकल है तो सारे एरिया तो बराबर होंगे, ठीक है, हर सरफेस का। लेकिन अगर आपका क्या क्यूबॉइडल है या किसी अदर शेप पे है, एरिया जिस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो अपर सरफेस जिस पे फोर्स अप्लाई करके डिफॉर्मेशन डेवलप कर रहे हैं बेटा, उसका एरिया लेंगे। तो इसे को हम लोग शियर स्ट्रेस कह लेते हैं। तो ये तो आपका हो गया बेटा कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया, बालून स्ट्रेस हो गया और शियर स्ट्रेस हो गया, या उसी को टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। शियर स्ट्रेस इज आल्सो नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक, तो इतना कर डालिएगा। ठीक है, अब बाकी हम लोग बात करते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा आपको बता देते हैं, क्योंकि अभी बोला था हम लोग बेटा बालून स्ट्रेस जो होता है तो उसी को प्रेशर भी कह देते थे। लेकिन जो प्रेशर और स्ट्रेस में थोड़ा सा हमारा अंतर होता है। प्रेशर, ठीक है, कंप्रेसिव इन ऑलवेज कंप्रेसिव, जो प्रेशर होता है हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है। ठीक है, लेकिन आपका जो स्ट्रेस होता है मे बी कंप्रेसिव, मे बी क्या, टेंसाइल, दोनों हो सकता है। वो कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज होता है प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया। प्रेशर हमेशा एरिया के नॉर्मल ही होता है, बट स्ट्रेस कैन बी नॉर्मल और क्या, टेंजेंशियल। स्ट्रेस जो होता है अगर हम लोग किसी टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो भी आपका हो जाएगा, और आपका क्या नॉर्मल स्ट्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा। तो वहाँ पे स्ट्रेस जो होता है वो नॉर्मल भी हो सकता है, टेंजेंशियल, जबकि हमेशा प्रेशर जो होता है वो टेंजेंशियल क्या, नॉर्मल ही रहता है। तो ये बेसिक आपका डिफरेंस हो जाता है। ये कहानी हमारी हो गई स्ट्रेस की। कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्ट्रेन, फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। इतना आप कर डालिएगा। आज तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझाने वाली थी। ठीक है, तो फिर हाल आगे कल देखते हैं बाकी। ओके।